हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, लेकर आया हूँ आज का उत्तराखंड जीके टेस्ट, जिसके अंतर्गत देखेंगे उत्तराखंड विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित कुछ अन्य तथ्य। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज का महत्वपूर्ण उत्तराखंड जीके टेस्ट। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, जिसे हम IMF भी कहते हैं, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सी वो पहली महिला है जो अध्यक्ष हैं IMF की, जो इंडिया में स्थित, जो इंडिया का माउंटेनियरिंग फाउंडेशन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए, ऑप्शन नंबर बी, हर्षवंती बिष्ट। उत्तराखंड की जो पर्वतारोही हैं हर्षवंती बिष्ट, वो इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष है। महत्वपूर्ण ये तथ्य है। देखिए, अगर हम बात करें इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की, तो हिमालय में जो उच्च ऊंचाई पर पर्वतारोहण होता है, बहुत सारी जो चोटियां होती हैं उन चोटियों पर आरोहण के लिए ये प्रोत्साहित करती है और ऐसे प्रायोजनों का या अभियानों का आयोजन यहाँ पर ये करती है। ठीक है। और रॉक क्लाइंबिंग, जो चलना होता है वो पत्थरों पर, उसका भी ये मतलब आयोजन करती है, रॉक क्लाइंबिंग अभियानों का भी। अगर हम बात करें इस संस्था की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1957 में। 1957 में ये IMF की स्थापना हुई थी। IMF की दूसरी संस्था भी है, लेकिन वो विश्व की संस्था है, ये भारत की एक पर्वतीय संस्था है। ठीक है। अगर हम बात करें हर्षवंती बिष्ट की, तो देखिए, हर्षवंती बिष्ट की बात करें तो 1981 का समय था जब हर्षवंती बिष्ट ने उत्तराखंड की सबसे बड़ी चोटी जो नंदा देवी है उसका आरोहण किया था, और इसी वर्ष इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। 1981 में ही अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था हर्षवंती बिष्ट को, और इन्होंने इस वर्ष नंदा देवी पर सफल आरोहण किया था। तो ये थी डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, जो कि पौड़ी से संबंधित हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की खनिज नीति कब लागू हुई? देखिए, उत्तराखंड खनिज की दृष्टि से हालांकि उतना समृद्ध नहीं है, लेकिन बहुत सारे खनिज यहाँ पर फिर भी पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड ने अपनी राज्य खनिज नीति किस दिन लागू की थी? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से वो है 4 अप्रैल 2001। 4 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड ने अपनी राज्य खनन नीति जारी की थी। अगर हम बात करें इस खनन नीति के अंतर्गत क्या कहा गया था, तो इसके अंतर्गत कहा गया था कि जो वन्य क्षेत्र हैं उत्तराखंड में, उन वन्य क्षेत्रों में खनन करेगा उत्तराखंड वन विकास निगम। ठीक है, जो वन्य क्षेत्र हैं। और जो राजस्व क्षेत्र हैं, जहाँ से मतलब राजस्व एकत्रित किया जाता है, जो राजस्व के अंतर्गत आते हैं, तो वहाँ पर कुमाऊं मंडल विकास निगम कुमाऊं में और गढ़वाल मंडल विकास निगम गढ़वाल में क्या करेगा, मतलब खनन करेगा। ठीक है। तो ये थी खनन नीति। अगला प्रश्न, किस समिति की रिपोर्ट द्वारा गैरसैंण को राजधानी हेतु अनुपयुक्त माना गया? तो गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी की मांग वर्षों से चलती आ रही है। 1992 में जो इसकी माना था कि गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी होनी चाहिए, उत्तराखंड क्रांति दल ने सबसे पहले ये माना था। तो किस मतलब जो समिति सरकार द्वारा बनाई गई उसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि गैरसैंण अनुपयुक्त है, इसे राजधानी नहीं बनाया जा सकता है, जबकि देहरादून को ही राजधानी बनाया जाना चाहिए स्थायी। तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए यहाँ पर कौशिक मंडल, धर मंडल या मंडल आयोग या दीक्षित आयोग, सॉरी। तो दीक्षित आयोग जो है, दीक्षित आयोग ने ही माना था कि गैरसैंण को राजधानी नहीं बनाया जाना चाहिए। दीक्षित आयोग की बात करें तो 2001 से दीक्षित आयोग का कार्य कर रहा था, और 1 फरवरी 2003 की बात है, 1 फरवरी 2003 की बात है। इस दिन क्या हुआ था कि दीक्षित आयोग के जो अध्यक्ष थे वो बने थे वीरेंद्र दीक्षित। इसके जो अध्यक्ष थे वीरेंद्र दीक्षित, इसीलिए इसका नाम दीक्षित आयोग पड़ा था। ठीक है। तो वीरेंद्र दीक्षित बने थे, और इस जो आयोग ने 17 अगस्त को अपनी 2008 को, इस आयोग ने बहुत लेट में अपनी वो दी थी रिपोर्ट। 17 अगस्त 2008 को इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, सॉरी यहाँ पर 8 होना चाहिए था, 2008। तो 2008 को अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि गैरसैंण की जगह देहरादून को ही राजधानी बनाया जाना चाहिए। जबकि इस समिति की बात करें, इस आयोग की बात करें, तो इसके कार्यकाल को कुल 11 बार बढ़ाया गया था। दीक्षित आयोग के कार्यकाल को 11 बार बढ़ाया गया था, तब जाके इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई? तो गढ़वाल मंडल जो स्थित है, जो आज 7 गढ़वाल जिलों का मंडल एक पूरा मतलब ग्रुप है, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी गढ़वाल मंडल की स्थापना। ठीक है, 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई थी। उस टाइम जो ज़िले इसमें शामिल थे वो थे, देखिए, एक तो पौड़ी इसमें शामिल था, एक उत्तरकाशी इसमें शामिल था, एक चमोली इसमें शामिल था,
और टिहरी, ये 4 ज़िले जो थे, इन 4 ज़िलों से मिलकर बना था गढ़वाल मंडल। ठीक है, कुमाऊं मंडल की बात करें तो कुमाऊं मंडल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1854 में, और इसका जो मुख्यालय बना था उस समय वो बना था नैनीताल। ठीक है, जब इसका नैनीताल, जब कुमाऊं कमिश्नरी का नैनीताल वहाँ गया था, कहाँ, नैनीताल, तो उसी समय स्थापना हुई थी कुमाऊं कमिश्नरी की या कुमाऊं मंडल की। उससे पहले ये सिर्फ एक ब्रिटिश शासन की तरह चलता था। ठीक है, अगला देखिए, हिमालय साक्षी है किसकी रचना? एक रचना यहाँ पर है हिमालय साक्षी है, शक्ति प्रसाद सकलानी, गिरीश तिवारी गिरदा, हिमांशु जोशी या महावीर प्रसाद गैरोला में से किसकी रचना है हिमालय साक्षी है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है, देखिए ऑप्शन नंबर 4, महावीर प्रसाद गैरोला। महावीर प्रसाद गैरोला की रचना है हिमालय साक्षी है। जबकि हिमांशु जोशी की भी एक इसी प्रकार की रचना है जिसका नाम है समय साक्षी है। ठीक है, अगर हम बात करें महावीर प्रसाद गैरोला की कुछ अन्य रचनाओं की, तो इनकी जो अन्य रचनाएं महत्वपूर्ण हैं वो हैं, देखिए, एक रचना तो है खिचड़ी। ठीक है, दूसरी है पार्वती, और एक अन्य है उसका नाम है प्रयत्न जारी है। ठीक है, हिमालय साक्षी है और प्रयत्न जारी है, आप याद रखना, प्रयत्न जारी है। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मानव पुरस्कार कब मिला? तो जो हमारे मशहूर या महान पर्यावरणविद हैं जिनकी मृत्यु अब हो चुकी है, उन्हें कब वृक्ष मानव पुरस्कार मिला था, जो चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए, यहाँ पर 1985 होना चाहिए था, 1985, देखिए 1985 ये सही आंसर होना चाहिए था। तो 1985 में इन्हें दिया गया था वृक्ष मित्र पुरस्कार। ठीक है, अगर हम बात करें सुंदरलाल बहुगुणा की, तो चिपको आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण रहे थे। सुंदरलाल बहुगुणा बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी इन्होंने इस आंदोलन से, और इस आंदोलन को भी इन्होंने दुनिया तक पहुंचाया था। तो ठीक है, 1981 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था, जिनको इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, पद्मश्री को। अगला देखिए, उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा में विधायकों की संख्या कितनी थी? तो देखिए, उत्तराखंड की जो अंतरिम विधानसभा, जो पहली विधानसभा थी जो बिना चुनाव के बनी थी, अंतरिम उसे कहते हैं जहाँ पर पुराने विधायकों को ले लिया गया था। ठीक है, कुछ समय के लिए। तो कितने विधायकों की संख्या थी उसमें? तो देखिए, अगर हम अंतरिम विधानसभा की बात करें तो उसमें कुल विधायकों की संख्या थी 30, और ये 30 विधायक कहाँ से आए थे? तो देखिए, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जब 2000 में चल रहा था, उत्तर प्रदेश को तोड़कर उत्तराखंड को बनाया जा रहा था जब 2000 में, तो उस समय जो विधानसभा थी उत्तर प्रदेश की, वहाँ पर उत्तराखंड के थे 22 विधायक। ठीक है, 22 विधायक उत्तराखंड क्षेत्र से थे। और अगर विधान परिषद की बात करें, वहाँ विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद में वहाँ उत्तराखंड क्षेत्र से थे कितने? 9 सांसद। ठीक है, तो इनमें क्या हुआ कि ये कुल हो रहे थे कितने? 31। लेकिन जब उत्तराखंड राज्य बना तो इनमें से एक विधान परिषद के एक सदस्य का कार्यकाल हो गया ख़त्म, एक का, तो अब ये बच गए कितने? 30। तो इन 30 विधायकों को विधायक बनाया गया, और इन 30 को मिलाकर ही उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा का गठन हुआ, जिसके मुख्यमंत्री बने थे नित्यानंद स्वामी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मूरक्राफ्ट टिहरी रियासत में किस वर्ष पहुंचा? एक विदेशी व्यक्ति है मूरक्राफ्ट, यात्री समझ लीजिए। तो ये कब टिहरी रियासत में पहुंचे, या इनके वर्णनों में किस समय के टिहरी रियासत का वर्णन हमें प्राप्त होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए, ऑप्शन नंबर सी, 1820। 1820 का समय था जब टिहरी में राज्य की शुरुआत कर रहे थे सुदर्शन शाह। उस समय ये पहुंचा था, और इसने कहा था कि टिहरी का जो राजा या नगर है वो अभी आंशिक स्थिति में है, उसका विकास बहुत कम हुआ है। तो ये जानकारी दी थी मूरक्राफ्ट ने। अगर हम बात करें टिहरी रियासत की, तो 28 दिसंबर की बात है, 28 दिसंबर 1815, जब टिहरी रियासत की स्थापना यहाँ पर सुदर्शन शाह के द्वारा की गई थी, 28 दिसंबर 1815 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कुली बेगार आंदोलन के समय डिप्टी कमिश्नर कौन था? कुली बेगार आंदोलन उत्तराखंड की शान रही है। 13-14 जनवरी 1981 को ये महान आंदोलन या क्रांति यहाँ पर हुई थी। तो इस समय यहाँ पर कौन सा डिप्टी कमिश्नर मौजूद था, उसका नाम क्या था? तो अगर डिप्टी कमिश्नर की बात करें तो ये यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर थे वो थे डायबिल। देखिए, और डायबिल बिल्कुल भांप नहीं पाए थे जनता के मूड को, और इसलिए यहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन सफलता से किया गया, क्योंकि डायबिल को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि इतनी बड़ी भीड़ एकत्रित होगी और इतना बड़ा आंदोलन यहाँ पर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, टिहरी की कहानियाँ किसकी रचना है? एक पुस्तक है टिहरी की कहानियाँ, किसकी ये रचना है? लीलाधर जगूड़ी, विद्यासागर नौटियाल, शैलेश मटियानी या वीरेन डंगवाल? तो देखिए, टिहरी से संबंधित मशहूर या प्रसिद्ध कवि हैं
ये सॉरी राइटर हैं विद्यासागर नौटियाल और उन्हीं की रचना है टिहरी की कहानियाँ। अगर हम बात करें विद्यासागर नौटियाल की तो पहाड़ का प्रेमचंद इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहाड़ का प्रेमचंद। इनकी जो आत्मकथा है वो है मोहन गाता जाएगा। आत्मकथा क्या है? मोहन गाता जाएगा। अगर इनकी अन्य पुस्तकों की हम बात करें तो आपने सुना होगा यमुना के बागी बेटे, भीम अकेला, झुंड से बिछड़ा और फट जा पंचधारा। ठीक है। और इनकी जो एक प्रसिद्ध कहानी है जो पूछी जा सकती है वो है देखिए माटी वाली। ठीक है। माटी वाली एक कहानी है, ये ज़रूर पूछी जा सकती है कभी ना कभी एग्ज़ाम में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, TSDC की स्थापना कब हुई? टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन शायद इसका फुल फॉर्म है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, किस दिन हुई थी? तो इसका जो सही आंसर इन 4 ऑप्शन में से है, आपको बताना है। तो देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 जुलाई 1988 को। 12 जुलाई 1988 को TSDC की स्थापना हुई थी टिहरी बांध निर्माण को कार्य को तेज़ी देने के लिए, क्योंकि इससे पहले ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सिंचाई विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहा था 1972 से, और बहुत स्लो इस पर 1978 के बाद से काम चल रहा था, क्योंकि काम जो शुरू हुआ था 1978 में हुआ था और बहुत स्लो चल रहा था। इसलिए THDC की स्थापना हुई इसके विकास के लिए अलग से। ठीक है। अगला देखिए, मनपे बुग्याल स्थित है। तो एक प्रश्न यहाँ पर है, मनपे बुग्याल स्थित है। तो उत्तराखंड में बहुत सारे बुग्याल हैं, उनमें से जो मनपे बुग्याल है वो कहाँ पर स्थित है? इसका जो सही आंसर है आपको बताना है। तो मनपे जो बुग्याल स्थित है वो है देखिए चमोली जिले में। चमोली जिले का एक बुग्याल है मनपे। ठीक है। और एक अन्य ऐसी नाम का बुग्याल है मानेक। मानेक बुग्याल की बात करें तो उत्तरकाशी में स्थित है मानेक बुग्याल। और एक अन्य बुग्याल है वो है मनना। ठीक है। मनना की बात करें तो ये मनना बुग्याल है रुद्रप्रयाग में। ठीक है। तो मानेक, मनपे और मनना, ये 3 बुग्याल यहाँ पर हैं। ठीक है। अगला देखिए, मालनी सभ्यता के खंडहर किसकी रचना है? एक रचना यहाँ पर है मालनी सभ्यता के खंडहर। तो ये रचना जो है इसमें से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर देखिए बी, ललिता प्रसाद नैथानी की रचना है मालनी सभ्यता के खंडहर। ठीक है। और इनकी जो अन्य रचना है वो है देखिए गढ़वाल, भाबर, तब और अब। अगला है कर्णवाश्रम। देखिए मालनी सभ्यता के अंतर्गत ही है कर्णवाश्रम भी, मालनी नदी के तट पर था, तो कर्णवाश्रम भी इनकी एक रचना है। तो समझ जाना, आप इसको रिलेट कर सकते हैं कर्णवाश्रम को। ठीक है। तो कर्णवाश्रम, मालनी सभ्यता के खंडहर, गढ़वाल, भाबर, तब और अब, और गढ़वाली चित्रकला शैली इनकी एक रचना है। गढ़वाली चित्रकला शैली, ये भी याद रखना क्योंकि चित्रकला से संबंधित है। गढ़वाली चित्रकला शैली जो रचना है ललिता प्रसाद नैथानी जी की। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पत्रकारिता की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आसान सा प्रश्न है। कौन सा वो वर्ष था जिस वर्ष उत्तराखंड में पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1842। 1842 में उत्तराखंड में पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। मसूरी से हुई थी और अखबार का नाम था द हिल्स। द हिल्स था ना उत्तराखंड का पहला पत्र। द हिल्स की जो संपादक थे वो थे जॉन मैनकिनन। ठीक है, मैनकिनन, और मसूरी में ये निकला था। और आपको पता है ये इंग्लिश भाषा का अखबार हुआ करता था। ठीक है। और 8 वर्ष तक ये चला था, 1842 से 1850 तक, और बंद हो गया था इसके बाद ये अखबार। ठीक है। अगला देखिए, सहस्त्रताल के समीप से निकलने वाली नदी है। तो इनमें से कौन सी वो नदी है जो सहस्त्रताल के समीप से निकलती है? टिहरी गढ़वाल में। तो इसका जो सही आंसर है वो है देखिए बालगंगा। बालगंगा सहस्त्रताल के समीप निकलती है। ये सहायक नदियाँ हैं किसकी? जो यहाँ पर भिलंगना है उसकी सहायक नदियाँ हैं बालगंगा। अगर हम बात करें इन अन्य नदियों की, जो दूध गंगा है ये निकलती है मंसूर ताल के समीप से। ठीक है, मंसूर ताल के समीप से। जबकि जो धर्म गंगा है ये निकलती है महासर ताल के समीप से, महासर ताल। ठीक है। और अगर हम असी गंगा की बात करें तो असी गंगा निकलती है डोडी ताल के समीप। ठीक है। अगला है, सुदर्शन शाह की रचना सभासार कितने खंडों में विभक्त है? सुदर्शन शाह परमार शासक है, ये 55वें जो परमार हैं उत्तरवर्ती। सुदर्शन शाह की एक रचना है सभासार। कितने खंडों में उन्होंने इसको रचित किया है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है 7 खंडों में इस रचना को लिखा है सुदर्शन शाह ने, सभासार को। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रवाई परगना किस वर्ष टिहरी रियासत में शामिल हुआ? रवाई परगना टिहरी रियासत के निर्माण के समय टिहरी रियासत में शामिल नहीं था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसे टिहरी रियासत में शामिल किया। टिहरी रियासत को इस क्षेत्र को दिया था। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर है वो है 1824। 1824 में जो रवाई परगना है उत्तरकाशी में, उसे टिहरी रियासत में शामिल कर दिया गया था, जो आज उत्तरकाशी में है, लेकिन उस समय वो टिहरी रियासत का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है। अगला देखिए,
1923 के प्रांतीय काउंसिल चुनाव में गढ़वाल सीट से निर्वाचित व्यक्ति थे। 1923 में प्रांतीय काउंसिल चुनाव हुए थे, ठीक है। और इन चुनावों में गढ़वाल की जो सीट थी वहाँ से कौन से व्यक्ति निर्वाचित हुए थे? तो स्वराज दल के नाम पर उस समय बड़े बड़े नेताओं ने टिकट लड़ा था जो कांग्रेस से संबंधित ज़्यादातर थे। तो देखिए जो मुकुंदी लाल थे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ये गढ़वाल सीट से चुने गए थे 1923 में और 1926 में भी, अगले 3 साल बाद जो चुनाव हुए थे। अगर बात करें 1923 के चुनाव की तो यहाँ पर जो अल्मोड़ा क्षेत्र सीट थी वहाँ से हरगोविंद पंत चुने गए थे और जो नैनीताल सीट थी वहाँ से गोविंद बल्लभ पंत, नैनीताल सीट से गोविंद बल्लभ पंत चुने गए थे और ये तीनों ही सीट यहाँ पर थी। चलिए अगला देखिए, मौला राम ने किस परमार को महाप्रचंड भुजदंड कहा था? तो मौला राम ने एक परमार के बारे में जो उपाधियाँ लिखी हैं वो लिखी है महाप्रचंड भुजदंड। तो किस व्यक्ति को मौला राम ने महाप्रचंड भुजदंड कहा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है देखिए महीपति शाह। महीपति शाह को ही मौला राम ने महाप्रचंड भुजदंड कहा। अगर हम महीपति शाह की बात करें तो मुगल लेखकों ने इसे अक्खड़ राजा कहा था। अक्खड़ राजा, मुगल किसने कहा था? मुगल लेखकों ने इसे अक्खड़ राजा कहा था, ठीक है। अगर हम बात करें मौला राम की तो बलभद्र शाह के बाद जो शासक हुए थे वो हुए थे उनके पुत्र मानशाह और उनका दूसरा पुत्र था महीपति शाह। लेकिन मानशाह राजा बने, इसके बाद मानशाह के बाद उनका पुत्र श्याम शाह राजा बना। लेकिन श्याम शाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी न होने के कारण या एक अन्य उत्तराधिकारी के द्वारा गद्दी स्वीकार न किए जाने के कारण महीपति शाह को वापस राजा बनाया गया जो कि मानशाह के भाई थे, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के उत्तराखंड में जैसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, हम ऐसे ही प्रश्न आप सभी के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।